नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मशीनी अनुवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में जैसे कहा था मैंने कि हम अगले लेक्चर में मशीनी अनुवाद की जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने मशीनी अनुवाद की जो सीमाएं हैं उसका हमने जिक्र किया है। ये सीमाएं ही कुछ हद तक वहाँ पे समस्या बनकर उभरती है और मशीनी अनुवाद वहाँ पे काम नहीं करता। तो वह उस दृष्टिकोण से विद्वानों के द्वारा मशीनी अनुवाद के सीमाओं के संदर्भ में या समस्याओं के संदर्भ में जो भी कुछ कहा है तो उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मशीनी अनुवाद की समस्याएं, इस मध्य के भीतर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मशीनी अनुवाद की जो सीमाएं हमने इसके पहले देखी है, लगभग वही सीमाएं कुछ हद तक वहाँ पे हमारे सामने समस्याएं बनकर आती है और उन समस्याओं के उपाय के रूप में वहाँ पे आज तक मशीनी अनुवाद अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो मशीनी अनुवाद की समस्या इस प्रकार है। देखिए, 1966 में प्रकाशित हुई एल्पक रिपोर्ट ने मशीनी अनुवाद में आने वाली समस्याओं को उजागर कर इस प्रकार के अनुवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। देखिए, यांत्रिक अनुवाद या मशीनी अनुवाद जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये महसूस किया जाने लगा कि मशीनी अनुवाद सफल हो सकता है और उसकी आवश्यकता जो है बहुत सारे विकसनशील राष्ट्रों को वहाँ पे आ पड़ी थी और उन्होंने मशीनी अनुवाद को भी स्वीकारा। लेकिन इतने में मशीनी अनुवाद की गतिशीलता को एल्पक रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पे एल्पक रिपोर्ट के माध्यम से एक विद्वान है, उन्होंने मशीनी अनुवाद के संदर्भ में 1966 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में मशीनी अनुवाद कितने हद तक सही हो सकता है, कितने हद तक गलत हो सकता है और वह कितना कारगर हो सकता है, इसको लेकर अपने शोधालेख को प्रस्तुत किया और मशीनी अनुवाद की उपयोगिता को लेकर वहाँ पे प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिए। अर्थात मशीनी अनुवाद में आने वाली समस्याएं जो है, उन समस्याओं को जब तक हम उपाय के तौर पर ढूंढेंगे नहीं तब तक ये मशीनी अनुवाद सफल नहीं माना जाएगा, ऐसा एल्पक नामक रिपोर्ट के अंतर्गत वहाँ पे कहा गया है। एल्पक ने यह सिद्ध कर दिया कि कंप्यूटर द्वारा लक्ष्य की संदिग्धता एल्पक ने यह सिद्ध कर दिया कि कंप्यूटर द्वारा उच्च स्तरीय अनुवाद संभव नहीं है। मतलब कंप्यूटर जो है, उच्च स्तरीय अनुवाद से तात्पर्य है कि जहाँ पे रचनात्मक संवेदनापूर्ण जो साहित्य होता है, भावात्मक जो साहित्य होता है, वहाँ पे कंप्यूटर द्वारा किया हुआ अनुवाद जो है वहाँ पे अनुवाद नहीं कर पाता, उसे उच्च स्तरीय अनुवाद कहा जाता है। मशीन द्वारा किए जाने अनुवाद में लक्ष्य की संदिग्धता पाई जाती है। लक्ष्य की संदिग्धता से तात्पर्य यह है कि मान लीजिएगा कि मूल भाषा जो भी, मान लीजिए मूल भाषा मराठी है और उसको हम लक्ष्य भाषा हिंदी में लेके जा रहे हैं, तो लक्ष्य भाषी जो पाठक है उनके लिए जो भी आवश्यक है, जो शब्दावली आवश्यक है, उस शब्दावली को वहाँ पे चयन करके जो है उसको प्रस्तुत करना, इसकी संदिग्धता जो है उस मशीनी अनुवाद में पाई जाती है। और उस रूप में हम देख सकते हैं कि पाठक के दिमाग पर अगर मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद विपरीत परिणाम करता है तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मशीनी अनुवाद द्वारा किए जाने वाले अनुवाद में लक्ष्य की संदिग्धता पाई जाती है। लक्ष्य की संदिग्धता कंप्यूटर अनुवाद की अहम समस्या है। लक्ष्य की संदिग्धता से तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अनुवाद अगर लक्ष्य भाषी पाठकों के दिमाग में संदेह या कुछ आशंकाएं निर्माण करता है तो ये बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है और ये प्रमुख समस्या मानी गई है। इस संदर्भ में बड़ा अजीब समाधान खोजा गया। मतलब मशीनी अनुवाद के संदर्भ में जब ये देखा गया कि रचनात्मक साहित्य में, संवेदनात्मक साहित्य में या भावनात्मक साहित्य में मशीनी अनुवाद कारगर भूमिका नहीं निभाता, तो संबंधित विद्वानों ने एक वहाँ पे तरीका निकाला, उसका समाधान खोज निकाला है और कहा गया, देखिए, अनुद्य सामग्री के दो प्रकार बताए। अनुद्य मतलब जिसका अनुवाद किया जा सकता है। अनुद्य सामग्री से तात्पर्य क्या है? जो सामग्री अनुवादित की जा सकती है। तो विद्वानों ने अनुद्य सामग्री के दो प्रकार बताए, एक प्रकार उच्च स्तरीय और दूसरा सूचनापरक। मतलब जो भी सामग्री अनुवाद के लिए उपलब्ध होती है और जिसका अनुवाद किया जा सकता है, उस सामग्री के विद्वानों ने दो भाग किए, एक उच्च स्तरीय सामग्री और दूसरा सूचनापरक सामग्री। माना गया कि उच्च स्तरीय रचनात्मक अनुवाद के लिए कंप्यूटर का प्रयोग सार्थक नहीं कहा जाएगा। मतलब उच्च स्तरीय रचनात्मक साहित्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग सही नहीं होगा या सही नहीं माना गया। लेकिन सवाल जहां सूचनापरक सामग्री का है, अनुवाद में कंप्यूटर की अत्यधिक उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। मतलब
जहाँ पे सूचना परक सामग्री है या सांख्यिकी सामग्री है, आंकड़ों पर आधारित सामग्री है, तो वहाँ पे मशीनी अनुवाद जो है उत्कृष्ट कार्य या कंप्यूटर जो है उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। लेकिन इस बात को महज समझौता माना जाता है। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न उभरता है कि सूचना परक सामग्री को भी वहाँ पे हम 100% जो है सफल या सही नहीं मान सकते, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से की जाने वाले अनुवाद में बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे संदिग्धता जो है वहाँ पे निर्माण होती है। तो ये कंप्यूटर द्वारा सूचना परक साहित्य का किया जाने वाला अनुवाद जो है ये एकमात्र समझौता है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई आवश्यक है कि सूचना परक सामग्री के अनुवाद के लिए कंप्यूटर लाभदायक सिद्ध होता है। मतलब हमें सिर्फ मानना होगा कि सांख्यिकी या सूचना परक सामग्री का अनुवाद मशीन अनुवाद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलतियां जो है मशीन के कंप्यूटर के अनुवाद में पाई जाती है। तो इसका एक समाधान जो है उसको मानना पड़ेगा कि मशीनी अनुवाद वहां तक ही वहां पे सीमित है। रचनात्मक लेखन संवेदना परक होता है। मतलब जो भी रचनात्मक लेखन होता है, जो उसमें संवेदनाएं होती है, इसमें निहितार्थों का पता लगाना कठिन कार्य है। उसमें निहित जो संवेदनाएं होती है, लेखक किस भावना को लेकर, किस संवेदना को लेकर लिख रहा है, उसको पता लगाना कठिन कार्य होता है। रचनात्मक लेखन में एक शब्द के साथ कई अर्थ जुड़े हुए होते हैं और जो सटीक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। मतलब रचनात्मक साहित्य में एक ही शब्द के साथ कई सारे अर्थ वहां पे जोड़े जाते हैं। कम से कम 3 अर्थ तो एक शब्द के वहां पे मिलते हैं, और उसमें से सही सटीक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक शब्द कौन सा है ये चुनना बड़ा कठिन कार्य होता है। व्यावसायिक लेखन सरल होता है, उसके अनुवाद की प्रक्रिया भी सरल होती है। मात्रा भी अधिक होती, मतलब मात्रा मतलब सामग्री भी उतनी मात्रा में आती है अनुवाद के लिए। और व्यावसायिक अनुवाद जो है उसको लिखने की पद्धति जो है उसमें सिर्फ एकार्थ अर्थात वाच्यार्थ को लेकर ही लिखा जाता है, एक ही अर्थ उसमें प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका अनुवाद करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। रचनात्मक लेखन इसके ठीक विपरीत माना जाएगा। मतलब व्यावसायिक लेखन की तुलना में रचनात्मक लेखन की अगर बात की जाती है तो वहां पे रचनात्मक लेखन जो है उसके विपरीत है। उसमें सरलता नहीं है, उसमें शब्दों की अर्थवत्ता है, बहुलता है। तो ये बात जो है मशीन अनुवाद के लिए समस्या निर्माण करती है। इसके अनुवाद की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है, सामग्री अल्प मात्रा में होती है। मतलब इसके लिए उपलब्ध जो सामग्री होती है, पर्याय जो होते हैं, वो भी थोड़ा सा अल्प मात्रा में होते हैं। विश्व स्तर पर व्यावसायिक लेखन यदि 90% किया जाता है तो रचनात्मक लेखन की मात्रा 10% मानकर चलनी होगी। अर्थात विश्व स्तर पर अगर विचार किया जाए तो अनुवादित सामग्री के लिए उपलब्ध सामग्री जो है 90% तक सामग्री व्यावसायिक लेखन की है और 10% सामग्री जो है रचनात्मक लेखन की है। तो स्वाभाविक है अनुवादित सामग्री की उपयुक्तता और आवश्यकता व्यावसायिक क्षेत्र में ही मानी जाती है। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री उपलब्ध होने के कारण वहाँ पे मशीनी अनुवाद के संदर्भ में ये व्यावसायिक क्षेत्र जो है या व्यावसायिक सामग्री जो है वहाँ पे स्वीकारी जाती है। किसी रचनात्मक कृति का सही अनुवाद करने की सामर्थ्य कंप्यूटर में नहीं होता। अर्थात किसी भी रचनात्मक साहित्य का सही अनुवाद करने का सामर्थ्य या उतनी क्षमता जो है कंप्यूटर में नहीं है। विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, अनुभव, भावात्मक अभिव्यक्ति की गहराई जान पाना आदि किसी भी कंप्यूटर पर सही नहीं उतर सकता। मतलब भाषा का ज्ञान होने दीजिए, विषय का ज्ञान होने दीजिए, भावात्मक अभिव्यक्ति की गहराई जो है उसको कंप्यूटर वहाँ पर नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए वो कंप्यूटर सही अनुवाद नहीं कर पाएगा। पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, बोधन, अंतरण, समायोजन आदि जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है वहाँ से इन सोपानों से गुजरते हुए कंप्यूटर इन सभी प्रक्रिया को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर सिर्फ शब्द के बदले शब्द दे सकता है, लेकिन उसमें पूर्ण अर्थ जो प्रस्तुत होता है उसको पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर सकता। सबसे मुख्य बात यही है कि कंप्यूटर मानवीय भाषा को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा अलग है, मनुष्य की भाषा अलग है। कंप्यूटर की भाषा 0-1 के साथ शुरू हो जाती है और मनुष्य की भाषा वर्णों के साथ शुरू हो जाती है। अर्थात सांख्यिकी भाषा और वर्णात्मक भाषा में जो अंतर है, इसलिए मनुष्य की भाषा जो है कंप्यूटर वहाँ पे नहीं समझ सकता। मानवीय भाषा में कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जिन्हें केवल मानव मस्तिष्क ही समझ सकता है। मतलब मनुष्य की भाषा में कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जिन्हें केवल मनुष्य का मस्तिष्क ही समझ पाता है। तो ये मशीन अनुवाद की जो समस्याएं हैं
तो कुछ मद्दों के भीतर भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहली समस्या है अनेकार्थकता की। अनेकार्थता से तात्पर्य यह है कि एक ही शब्द के लिए मौजूद बहुत सारे अर्थ वहां पे आ जाते हैं और परिणाम ये हो जाता है कि कंप्यूटर के सामने अनुवाद करते समय यह प्रश्न चिन्ह आता है कि कौन सा अर्थ लिया जाए। तो ये अनेकार्थता जो है का मशीन अनुवाद के लिए समस्या के रूप में आती है। देखिए, मानवीय भाषा में अनेकार्थता हुआ करती है। एक ही शब्द या वाक्य में अनेक अर्थ निहित होते हैं, कई बार वाक्य अस्पष्ट भी होते हैं। इस स्थिति में मानव संदर्भों को ध्यान में रखकर शब्द या वाक्य में स्थित अर्थ का योग्य बोधन कर लेता है। कंप्यूटर के लिए यह संभव नहीं होता। अर्थात कभी कभार जो है, कई बार वाक्य अस्पष्ट भी होते हैं, कई बार सही शब्द भी वहां पे नहीं आया होता है। तो उस समय अनुवादक के रूप में मनुष्य है, तो वहां पे समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति जो है संबंधित स्थिति को अपने स्तर पर जो है बोधन कर लेता है या समझ लेता है, और कंप्यूटर के लिए ये करना संभव नहीं है। कंप्यूटर की अपनी बुद्धि नहीं होती, अतः उसके लिए स्वयं कोई निर्णय लेना असंभव कार्य है। कंप्यूटर की स्वयं की अपनी स्वतः कोई बुद्धि नहीं होती है, मस्तिष्क नहीं होता है, इसलिए वो निर्णय नहीं कर पाता है। तो ये निर्णय कर पाना कंप्यूटर के बस की बात नहीं है, असंभव कार्य है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, आई हिट द मैन विद द हैमर, अंग्रेजी का एक वाक्य है, आई हिट द मैन विद द हैमर। ये वाक्य फिर से एक बार मैं दोहराता हूं। देखिए, आई हिट द मैन विद द हैमर, अर्थात आप समझ चुके होंगे इसका अर्थ। अब इस अंग्रेजी वाक्य को मशीन में डाल दिया जाए तो उसका क्या अनुवाद होगा, और मनुष्य के द्वारा जो अनुवाद किया जाएगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए, इस वाक्य में द मैन और द हैमर को एक साथ न रखने से अर्थ मिलता है, मैंने हथौड़े से उस आदमी को मारा। मतलब प्रस्तुत उदाहरण का अर्थ है, मैंने हथौड़े से उस आदमी को मारा। आई हिट और द मैन विथ द हैमर को एक साथ रखने से यह बोध होता है कि जो आदमी हाथ में हथौड़ा लिए था, मैंने उसे मारा। अर्थात ये जो कुछ रचनात्मकता है, वाक्यों की रचना है, उसको अगर मशीन सही नहीं परख पाता तो वहां पे गलत अर्थ भी वहां पे लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन शब्दों का जो क्रम है, शब्दों के क्रम की जो व्यवस्था है, उसको मशीन ने अगर अच्छी तरह से नहीं समझा है तो गलत अर्थ भी वहां पे हो सकता है। क्या गलत अर्थ वहां पे हुआ है? देखिए, जो आदमी हाथ में हथौड़ा लिए था, मैंने उसे मारा, अर्थात बल्कि उसका अर्थ क्या है कि मैंने हथौड़े से उस आदमी को मारा। अर्थात ये क्रम के आधार पर मशीन अनुवाद जब करेगा तो वहां पे ये गलतियां होने की संभावना है। इस प्रकार की अनेकार्थता को समझना जहां मनुष्य के लिए भी कठिन है, वहां कंप्यूटर द्वारा इसे सही समझने की संभावना बहुत ही कम होती है। अर्थात ऐसी जो अनेकार्थता है, इसको मनुष्य के मस्तिष्क में भी समझना कठिन है। कंप्यूटर तो वो बहुत दूर की चीज़ है, इसको समझना संभव नहीं है। या फिर यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर द्वारा इसे समझना बिल्कुल संभव नहीं है। अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से इसे समझना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी समस्या है पदीय अपरिशुद्धता। पदीय अपरिशुद्धता क्या है? देखिए, कई बार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द स्थल, काल, वातावरण के साथ भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब पदीय अपरिशुद्धता से तात्पर्य क्या है कि कई बार वाक्यों में जो शब्द आते हैं, वो शब्द जो है स्थल, काल और वातावरण के साथ भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। जहां मानव इसे समझने में कठिनाई महसूस करता है, वहां कंप्यूटर से हम इसे समझने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, यहाँ पे पदीय अपरिशुद्धता से तात्पर्य यह है कि इसमें आए हुए जो शब्द होते हैं, वो स्थल जहाँ पे वो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, काल जिस समय में वो प्रयुक्त हो रहा है, और जिस वातावरण में प्रयुक्त हो रहा है, उसके आधार पर भी उन शब्दों के अर्थ वहाँ पे बदलते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य का मस्तिष्क कई बार इसको नहीं समझ पाता, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो ये बात असंभव है। उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, एक उदाहरण है, ही हैज बीन वेटिंग इन डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज बीन वेटिंग इन डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह अस्पताल में काफी देर तक डॉक्टर की प्रतीक्षा करता रहा। अर्थात वह अस्पताल में काफी देर तक डॉक्टर की प्रतीक्षा करता रहा, ये हिंदी में उसका अनुवाद है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, द क्रॉप्स डाइड एज इट हैज नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द क्रॉप्स डाइड एज इट हैज नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका अनुवाद क्या है? लंबे अरसे तक
पानी न बरसने के कारण फसलें बेजान हो रही थी। लंबे अरसे तक पानी न बरसने के कारण फसलें बेजान हो रही थी। अर्थात यहाँ पे ये जो कुछ शब्दों के स्तर पर या पदों के स्तर पर जो स्थितियां बदलती है, दो वाक्य है, दो वाक्यों में लॉन्ग टाइम ये शब्द आ गया है। देखिए पहला वाक्य क्या है, ही हैज बीन वेटिंग इन डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहां पे हमने अनुवाद क्या किया था, वह अस्पताल में काफी देर तक डॉक्टर की प्रतीक्षा करता रहा। दूसरा वाक्य है द क्रॉप्स डाइड एज इट हैज नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अर्थात वहां पर भी लॉन्ग टाइम शब्द है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, देखिए लंबे अरसे तक पानी न बरसने के कारण फसलें बेजान हो रही थी। तो इसको थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे हम। उपरोक्त तो दोनों वाक्यों में लॉन्ग टाइम का प्रयोग हुआ है, जो भिन्न भिन्न अवधियां बताता है। कंप्यूटर में फीड किए हुए शब्दों में से कौन सा पर्याय योग्य है, ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अर्थात ये मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला अनुवाद ही वो सफल हो सकता है। मशीन इस लॉन्ग टाइम दो स्थितियों में वहां पे लॉन्ग टाइम शब्द जो आया है, पद जो आया है, उसको समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे शब्दों के चयन के संदर्भ में मशीनी अनुवाद में समस्या उत्पन्न होती है। अगली समस्या है अपूर्णता वाली। अपूर्णता क्या है, ये आजकल लेखकों की शैली बनती जा रही है। अपूर्णता मतलब कुछ लेखक जो है अपनी बात को पूरा लिखने की बजाय थोड़ा सा अधूरा छोड़ देते हैं, ताकि पाठक पर वो बात छोड़ देते हैं कि आगे की बात वो खुद समझ ले। तो आजकल ये लेखकों की शैली बनती जा रही है, प्रायः पाठक वर्ग को अनुमान लगाने की अनुमति देकर अपनी बात संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं करते। अर्थात आज के लेखक जो है एक स्टाइल के तौर पर, शैली के तौर पर जो है अपने द्वारा लिखी गई जो भी कुछ बातें हैं उसको पूर्णता न लिखते हुए आधी अधूरी बात लिख देते हैं और बची हुई बात जो है पाठकों पर समझने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे केशव कल खाना खाने के लिए होटल गया। उदाहरण के लिए हम देख रहे, देखिए केशव कल खाना खाने के लिए होटल गया, वहां उसने खाना मंगवाया। जब वह बिल देने लगा तो पता चला कि पैसे कुछ कम है। जब वह बिल देने लगा तो पता चला कि पैसे कुछ कम है। तो ये वाक्य यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें केशव के खाना खाने न खाने का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन पाठक अनुमान लगा देता है कि बिल खाना खा चुकने पर ही अदा किया जाता है। यह अनुमान लगाने में मानव सक्षम है, कंप्यूटर नहीं। देखिए यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया था कि केशव कल खाना खाने के लिए होटल गया और वहां उसने खाना मंगवाया। जब वो बिल देने लगा तो पता चला कि उसके जेब में पैसे कम हैं। अब यहाँ पे बिल कब दिया जाता है कि जब हम पूरा खाना खा लेते हैं तभी जाकर बिल दिया जाता है। लेकिन प्रस्तुत वाक्य में ये पूर्णता बात स्पष्ट नहीं हुई है, और वो बात स्पष्ट न होने के कारण मशीन इसको समझ नहीं पाएगा, बल्कि मनुष्य का मस्तिष्क समझ सकता है। मनुष्य ये अनुमान लगा सकता है कि बिल तभी दिया जाता है जब खाना खा चुके होते हैं। अर्थात ये समस्या जो है अपूर्णता वाली जो समस्या है, ये मशीन अनुवाद के लिए समस्या बनकर उभरती है। व्याकरणिक अशुद्धता, अर्थात ये सभी बातें जो है मशीन अनुवाद के संदर्भ में आ जाती है समस्या के तौर पर। व्याकरणिक वर्तनीगत त्रुटियां, शब्द उत्क्रम, अशुद्ध वाक्य रचना, सही गलत चिन्ह आदि के होते हुए भी आदमी पाठ को समझ ही लेता है। कंप्यूटर के लिए यह कठिन नहीं है। व्याकरण के बदौलत कुछ गलतियां वहां पे रह जाती है, और उन गलतियों को अगर अनुवादक मनुष्य है तो वो समझ लेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन मशीन जो है उसको नहीं समझ पाएगा। प्रत्येक भाषा में ऊपर वर्णित बातें विद्यमान होती है। इन्हें हम भाषा के गुण या दोष नहीं कहेंगे, विशेषताएं कहेंगे। मनुष्य कभी अध्ययन के सहारे तो कभी अभ्यास के साथ साथ अर्थ संधान कर ही लेता है। अर्थात वो मनुष्य जो है अनुवाद करने वाला अनुवादक जो होता है, वो प्रस्तुत पाठ क्या है, कौन से प्रसंग में लिखा जा रहा है, कौन से वातावरण में लिखा जा रहा है, उस सभी की सूझबूझ रखते हुए अनुदित पाठ को अनुवादित करता रहता है। लेकिन मशीन जो है दी हुई सामग्री को सिर्फ यांत्रिक तौर पर वहाँ पे कृत्रिमता से अनुवादित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इतनी सारी मशीन अनुवाद की समस्याएं हैं। ये मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि मशीन अनुवाद हमारे आज के गतिशील जीवन की आवश्यकता है, लेकिन पूर्णता नहीं है। इतना इस बात को समझ लीजिएगा। मेरे वाक्य को थोड़ा सा और गंभीरता से लीजिएगा। फिर से एक बार दोहराता हूँ, मशीन अनुवाद आज के गतिशील जीवन की आवश्यकता है, लेकिन पूर्णता नहीं है। इसका मतलब यह है कि मशीन अनुवाद जो है
कुछ क्षेत्रों तक ही वहाँ पे भूमिका सही निभा सकता है, लेकिन रचनात्मक साहित्य में या सृजनात्मक साहित्य में, संवेदनात्मक साहित्य में वो काम नहीं करेगा। तो इतना समझ लीजिएगा कि मशीनी अनुवाद आज भी विकास की प्रक्रिया में है, उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी जो बढ़ेगी है, कंप्यूटर के नए नए आविष्कार निकलेंगे, तब जाकर ये मशीनी अनुवाद में और कुछ सुधार आ सकता है। आज तो हम इतना कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं आती है मशीनी अनुवाद में, उसको स्वीकारते हुए मशीनी अनुवाद आज भी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। हमारे पाठ्यक्रम में जो मुद्दा है मशीनी अनुवाद, उसको लगता है कि उसके भीतर मुझे लगता है कि इतने ही मुद्दे काफ़ी है कि मशीनी अनुवाद की आवश्यकता क्या है, मशीनी अनुवाद की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे हो रही है, मशीनी अनुवाद की शुरुआत कब से हुई, और साथ ही साथ मशीनी अनुवाद की सीमाएं क्या है, और अंत में हमने देखा कि मशीनी अनुवाद की समस्याएं क्या क्या है। तो इन सभी बातों के आधार पर मुझे लगता है कि हम मशीनी अनुवाद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित रहेंगे, और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए काफ़ी है, और अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।